कल्याण क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मानव विकास की कहानी समझेंगे। इसमें हम मनुष्य के बारे में समझेंगे थोड़ा बहुत कि वो कैसे विकास किया उसने। ये देखिए, सबसे पहले जो मानव कपी था, बंदर था, उससे आगे विकास किया उसने। यहाँ पे सीधा थोड़ा सा बंदर के मुकाबले खड़ा हुआ, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस एफ्रांडिस। ये है उससे उससे थोड़ा सा विकसित मानव है होमो हैबिलिस। ये थोड़ा ठीक है। और तीसरा है होमो इरेक्टस, जो और सीधा खड़ा हुआ ये। और चौथा है होमो निएंडरथैलेनेसिस। और पांचवा जो आधुनिक मनुष्य है, जो ये हम हैं, ये होमो सेपियंस हैं। ये मानव की एक संक्षिप्त कहानी, मानव विकास की कहानी। आधुनिक जो मनुष्य था, कौन सा? जो होमो सेपियन, जो शुरुआत वाला, ये वाला होमो सेपियन, आधुनिक मानव। इसने लगभग 2 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में विकसित हुए और वहाँ से 1,60,000 वर्ष पहले बाहर की तरफ स्थानांतरित हुए, जो बाद में चल के एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में गए। हम कुछ आगे बढ़ने से पहले हमें पाषाण काल को समझने के लिए पहले कुछ टर्म है हमें जो समझते हैं समय काल के हिसाब से, कि कौन सा काल किस समय कितना पुराना है और कितना नया है। इसके लिए कुछ टर्म यूज किया जाता है इंग्लिश में, और तो उनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला है हम बीसी। ये बीसी है, बीसीए है, और एडी है, सीई है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये बहुत जगह लगाया जाता है, बीसी, बीसीई और एडी और सी। अभी सबसे पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं। बिफोर क्राइस्ट, ये वाला ईसा से पूर्व, बिफोर क्राइस्ट होता है बीसी का फुल फॉर्म। और इसका मतलब ये होता है कि ईसा के जन्म से पहले का काल, कि जो गुजर चुका है। मान लीजिए हम लिख देते हैं 1000 बीसी, ईसा के जन्म से 1000 साल पहले का काल है, या ईसा पूर्व। हिंदी में ईसा पूर्व बोला जाता है, कि ईसा से पहले। और इसका फुल फॉर्म, और दूसरा होता है एक एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका भी अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद के काल को एनो डोमिनी कहते हैं। एनो डोमिनी का अर्थ आफ्टर क्राइस्ट होता है। ये देखिए, आफ्टर क्राइस्ट। और सिर्फ ये लैटिन वर्ड है, इसलिए इंग्लिश का पर आफ्टर क्राइस्ट कोई यूज़ नहीं करता, उसके लिए एडी यूज़ करता है। अब हम थोड़ा सा इसको करेंगे कि बीसी और बीसीई में क्या फ़र्क है। बीसीई का मतलब होता है ये बिफोर द कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, इसका फुल फॉर्म होता है। और जो ये सी है, इसका मतलब है कॉमन एरा। ये बिफोर हटा देते हैं, फिर इसका कॉमन एरा होता है। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, देखिए कहाँ यूज़ किया जाता है। ये एक ही अर्थ होता है इन दोनों का एक ही अर्थ है। पर बीसी में क्या आ गया, कुछ विद्वान और स्कॉलर्स ने, कॉलेज के प्रोफेसरों ने इसका विरोध किया कि ये धार्मिक रूप से आप पक्षपात कर रहे हैं। तो सेकुलर जो वर्ड हो गया, निरपेक्ष वर्ड, तो वो बीसी हो गया, क्योंकि यहाँ बिफोर कॉमन एरा लिया गया शब्द। इसका मतलब ये है कि सामान्य जो काल है उससे पूर्व। इसमें कोई धार्मिक नाम नहीं है, क्योंकि उसमें ईसा का नाम आ रहा था, ईसा मसीह का नाम आ रहा था। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने निरपेक्ष रूप से बीसी वर्ड यूज करना शुरू किया, बीसी की जगह।
ठीक है। उसी तरह एडी भी, एडी कहता है कि ये एनो डोमिनी, ये ईसा का नाम है लेटिन में, कि ईसा के जन्म वर्ष के बाद से, और उसकी जगह लिया स्कॉलर्स और विद्वानों ने सी कॉमन एरा, कि कॉमन एरा से इतने साल बाद। तो ठीक है, ये हम आगे चलते हैं। ये देखिए, डिफाइन बिफोर द कॉमन एरा, ये रेफर टू सेकुलर वर्जन है ऑफ बीसी, जो बिफोर क्राइस्ट है, कि ईसा के पूर्व, और दूसरा सी कॉमन एरा, इस मीन्स ईयर ऑफ द लॉर्ड, कि उस वर्ष से, इसका मतलब होता है उस वर्ष से जहाँ से ईसा का जन्म हुआ, वहाँ से है ये एनो डोमिनी जो लेटिन है। तो आगे चलते हैं। अब हम इतिहास को समझेंगे, कुछ शब्द है यहाँ, तो उन टर्म्स को हम समझेंगे ताकि अच्छी तरह क्लियरिटी हमें मिल सके। देखिए, हिंदी में इतिहास का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में अलग होता है। इन शब्दों का अर्थ बता रहा हूँ मैं। अभी तो इतिहास का मतलब होता है कि जो बीता हुआ काल, और हिस्ट्री दोनों का सेम है, ये सिर्फ इंग्लिश वर्जन है। पर इनका विकास कैसे हुआ, इतिहास का मतलब होता है ये समय समाप्त हुआ, इतिश्री समाप्त होता है। और हिस्ट्री, ये जो अंग्रेजी वर्ड है, ये कैसे विकसित हुआ, देखिए 2 वर्डों से मिला के हुआ, हिज प्लस स्टोरी। यानी किसी भी जो नायक होता था, राजा होता था, या और कोई प्रसिद्ध लोग होता था, तो उनके बारे में ये वर्ड यूज लिया जाता था। वहाँ हिज स्टोरी, उसकी कहानी। तो उसको संक्षेप में जब 2 वर्ड मिले तो ये एस हट गया यहाँ से, और ये हिस्ट्री का जन्म हुआ। तो ये ग्रीस के लोगों के लिए, तो इस तरह हम ये समझ चुके हैं कि इतिहास और हिस्ट्री का शब्द का क्या अर्थ है। अब हम इतिहास को समझते हैं। इतिहास के काल को समझने के लिए हमें उसे 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, कौन कौन से नाम हैं उनके? पहला, प्रागैतिहासिक काल, इसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहा जाता है, कि इतिहास जहाँ से शुरू होता है उससे पूर्व का काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, यानी इन इतिहास शुरू हुआ और जो प्री हिस्ट्री, इन दोनों के बीच का काल है, इसका नाम दिया गया। अब इनमें फ़र्क भी हम समझेंगे। तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है? उस काल को कहा जाता है जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं, पर कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्रकट हुए हैं इतिहास में। उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, और इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं। तीसरा है आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। इस काल को, इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो हैं मनुष्य के, परंतु इस काल में लिखित साक्ष्य भी हैं, परंतु उनको पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसको आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। जब अगर ये प्रश्न आता है कि अगर इस काल को पढ़ लिया जाएगा तो ये इतिहास में सम्मिलित हो जाएगा। ये देखिए, आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन उनको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तीसरा, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। इस काल में पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है। जैसे अशोक के अभिलेख, शुरुआत अशोक के अभिलेखों से हुई है, जिनको पढ़ा गया हमारे देश में, तो उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री को हम इसको भी समझेंगे कि ये काल क्या है, क्योंकि ये तो हम समझ चुके हैं कि इसमें लिखित साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य हैं। और इसका मतलब ये है कि ये एक स्टोन एज है। इस स्टोन एज को हम यानी पत्थरों का काल भी कहा जाता है, और इसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण शब्द को हम समझ लेते हैं, ये एक संस्कृत शब्द है। पत्थर को संस्कृत भाषा में पाषाण कहा
जाता है, यानी पत्थरों का काल। तो संस्कृत में हो गया पाषाण काल, इसीलिए ये टर्म हम यूज़ करेंगे बार बार कि पाषाण काल, तो आपको समझ लेना है कि ये पत्थरों का काल है और ये सिर्फ संस्कृत का शब्द है। दूसरा इंग्लिश में स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, ये पूरा प्री हिस्ट्री है, ये स्टोन एज के अंदर आता है, जाना जाता है, क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। जो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो खाद्य सामग्री थी उसको अपने हाथों से इकट्ठा करता था या हाथों से ही शिकार करता था या लकड़ी की सहायता से करता था। क्योंकि लकड़ी का एविडेंस साथ के साथ समाप्त हो जाता है, ज़्यादा सालों तक चलता नहीं है, इसलिए उस काल का कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं है। चूँकि पर पत्थर ऐसे हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं और पत्थरों के आधार पे हमें पता चला मनुष्य के विचरण का। तो ये पत्थर का काल है प्री हिस्ट्री का, तो इसको हम समझेंगे। और ये कब से शुरू हुआ? 2.6 मिलियन यानी 2.5 से 2.6 मिलियन ईयर वर्ष पहले शुरू हुआ था, यानी 25 से 26 लाख वर्ष पहले, जब मनुष्य पत्थर का यूज़ करने लगा था। उसके दैनिक दिनचर्या में, शिकार करने में पत्थरों का उपयोग करता था अपने लिए, जीवन को सरल बनाने के लिए। प्री हिस्ट्री को पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पर 3 खंडों में विभक्त किया गया है। पहला काल जो पत्थरों का, इसी प्री हिस्ट्री को ही बांटा गया है 3 काल में। पर ये काल देखिए, जो हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और पीरियडिकल हिस्टोरिकल जो पीरियड है, उसको हमने किस आधार पे मापा था कि इतिहास के आधार पे कि एविडेंस कैसे हैं, लिखित और पुरातात्विक। यहाँ हम पाषाण काल को पत्थरों के उपयोग के आधार पे बांटेंगे कि किस काल में मनुष्य ने अपने लिए कौन से उपकरण यानी टूल्स, अपने जीवन यापन के लिए जो औजार उपयोग किए, तो वो किस तरह के थे, उस काल को उसी आधार पे हम बांटेंगे। देखिए, पाषाण उपकरणों की उपस्थिति के आधार पे इनको 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, यानी पूरा का मतलब हुआ ये पुराना पाषाण काल, 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है। दूसरा पैलियोलिथिक एज, ये इसका इंग्लिश है। तो पैलियो का मतलब होता है पुराना पत्थर, पैलियो का मतलब पुराना होता है। लिथिक का मतलब ये लिथियो है, लिथिक का मतलब लिथियो से लिथिक बना है, लिथिक का मतलब होता है पत्थर, पुराना पत्थर का काल। इसी तरह दूसरा है मध्य पाषाण काल, यानी दोनों के बीच का, नवपाषाण और पूरा पाषाण के बीच का जो काल आता है, इसमें भी अलग तरह के पत्थरों को यूज किया गया, उस मेसोलिथिक एज कहा जाता है। मेसो का मतलब मध्य और लिथिक का मतलब पत्थर का काल। नवपाषाण काल, ये नया पाषाण नाम से ही हो रहा है कि नया पाषाण काल इन्होंने, वैज्ञानिकों ने भी दिया था इसका नाम कि ये नवपाषाण काल क्यों है, आगे देखेंगे। इसको भी नियो का मतलब नया होता है, लिथिक का मतलब पत्थर होता है, कि नए पत्थरों का काल। तो इसीलिए अब हम इसका देखेंगे कि 3 भागों में हो गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, यानी पीलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इनको भी अब पत्थरों की शक्ल देखेंगे, उनके आकृतियाँ देखते हैं। देखिए, ये पैलियोलिथिक एज पूरा पाषाण काल के पत्थर हैं। इनमें हम डिफरेंस करेंगे। टूल्स हैं जिनको औजार कहते हैं। ये चॉपर, ये चॉपर का मतलब ये होता है कि जिसको हिंदी में हस्त कुठार बोलते हैं, यानी हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ से मारे जाने वाला पत्थर। और इसमें कंकड़ भी हो सकते हैं, इसमें पत्थर से खड्डा खोदने के भी औजार हो सकते हैं। ये देखो, चॉपर को बोलते हैं पेबल्स, यानी कंकड़ के रूप में, रफली वर्कड वन साइड, एक साइड से रफ होता है, यानी रगड़ने का काम आता है। और यूज फॉर डिगिंग एंड स्कीइंग, खड्डा खोदने और ठोकने के काम आता है ये। दूसरा है बाई फेस, यानी यूज हैंड एक्स है, इधर से ऐसे पकड़ के इसको ये साइड से पकड़ा जाता है, और इसको ये हाथ की कुल्हाड़ी है, हैंड एक्स है। नैप्ड वन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड से पकड़ा जाता है। यूज फॉर कटिंग, ये काटने के काम आता है। तीसरा नाइफ है, ये इस तरह का नाइफ है, शुरुआती जो है उस तरह का ये पत्थर है जो काटने के काम आता है। और तीसरा स्क्रैपर, खुरचनी, यानी ये
यूज़ फॉर क्लीनिंग एनिमल हाइड्स और शार्पिंग नाइफ्स, यानी ये चाकू का काम आता था जब जानवरों का शिकार किया जाता था तो उनकी हड्डियों को छील के जो मांस निकाल के उसको खाया जाता था, इससे खुरचने का काम करता था। तीसरा है हारपून। हारपून नहीं, ये ब्लेड है, यूज़ फॉर स्पीयर हेड्स, ये छीलने और उसके काम आता था। ब्लेड है, काटने के काम आता था। और ये दूसरा हारपून है फॉर फिनिशिंग, सफाई करने के लिए। तीसरा ये स्पीयर थ्रोअर है, जो फेंक के शिकार करने का काम आता था। और ये भी शिकार करने के, फेंक के शिकार काम करने का था। और तीसरा ये हड्डी की नीडल्स। और चौथा है प्रीफोरेटर, यूज फॉर मेकिंग होल्स इन हाइड्स, यानी छेद करने के लिए, गड्ढों में छेद करने के लिए ये इसको यूज़ किया जाता था। अब आप देखेंगे कि इन चित्रों को, इनके आधार पे देखिए मोटे मोटे, और ये बहुत ही विकसित औजार नहीं है, ये शुरुआती टूल्स हैं जो मनुष्य बड़े इतनी हेल्प नहीं मिलती थी। आगे जाके देखेंगे कि इनके जो टूल्स हैं और जो ये औजार हैं पाषाण के, ये धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, थोड़े ठीक ढंग से हर काल में बदलते हैं। पर ये इन पत्रों के आधार पे इस काल को पीलियोलिथिक एज यानी पूरा पाषाण काल कहा गया है। तीसरा ये हम दूसरा मीजोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। इसमें देखिए ये सबसे बड़ा ट्रायंगुलर, एक तो औजार भी छोटे हुए, ये बहुत छोटे छोटे हैं, और ये बहुत पहने भी हैं, थोड़े पहने हैं उनसे जो पुराने काल से। और ये चीरने काटने के काम आते थे, जिनको माइक्रोलिथ्स लघु पाषाण काल कहा गया। लघु पाषाण काल मीजोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल के साथ चलता है, और ये दक्षिण भारत में और मध्य भारत में पाया जाता है। ये देखिए ये चंद्राकार का है, और ये रेक्टेंगल भी है और ट्रायंगुलर भी है। इस तरह के औजार पाए जाते थे मध्य पाषाण काल पे। ये देखिए उनसे अलग है औजार। तीसरा हम देखते हैं नव पाषाण काल के। देखिए ये बहुत अच्छे हो गए हैं। यहाँ क्या क्या है, पॉलिश्ड एक्स, उसको पॉलिश करके, यानी उसको धार ज़्यादा दी गई एक्स को, कुल्हाड़ी को। ये देखिए, और ब्लेड्स, एरो, और आगे देखेंगे अच्छे वाले। ये देखिए ये कुल्हाड़ी, इस तरह की कुल्हाड़ी नए पाषाण काल में बहुत अच्छे हो गए हैं, पकड़ने के लिए हो गए हैं, और लकड़ी का भी यूज़ करने लगे हैं। यहाँ ये लकड़ी है और ये पत्थर है, लकड़ी और पत्थर की सहायता से कुल्हाड़ी बनेगी। और ये है जो हैंड एक्स है, यहाँ लकड़ी भी हो सकता था, पत्थर भी हो सकता था, पर ये एक उसके काम आता है, इसके हैमर हथौड़ा है, हथौड़े के काम आता है। तो ये देखिए हथियार बड़े अच्छे हथियार हो गए हैं पकड़ने के लिए, इसके अंदर लकड़ी डालने के लिए, यहाँ से पकड़ने के लिए, कूटने और छीलने के लिए, ये सारे अच्छे अच्छे हथियार हो गए हैं। तो इस आधार पे इसको नव पाषाण काल कहते हैं और नियोलिथिक एज कहते हैं। इनको सिर्फ पत्थरों के औजारों के आधार पे बांटा गया है। आगे देखिए इनका काल का समय भी देखते हैं कि कौन सा काल किस समय और कहाँ तक रहा। हम सबसे पहले पूरा पाषाण काल के समय की बात करेंगे। ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय है इसका, यानी आज से 12,000 साल पहले तक। ये पीलियोलिथिक एज का है। नंबर 2 मध्य पाषाण काल, इसका 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक ये काल आता है, और इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। और तीसरा है नव पाषाण नियोलिथिक एज, इसका काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 तक आता है, और कहीं कहीं एरिया में ये 1500 ईसा पूर्व भी हो सकता है, 1200 ईसा पूर्व भी हो सकता है, 1700 ईसा पूर्व भी हो सकता है। ये पत्थरों के उस एरिया में इस काल को डिफाइन किया जाएगा। अलग अलग एरियाज़ में किस तरह के हथियार मिले, अगर तीक्ष्ण अच्छे हथियार अगर उसमें 4,000 ईसा पूर्व मिलता है किसी एरियाज़ में, तो वो एरिया नव पाषाण काल में आएगा। अगर मध्य पाषाण काल के अगर यहाँ तक मिल रहे हैं तो वो उस काल में आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंस, पर मोटा मोटी तौर पे भारत का पाषाण काल का इतिहास इस तरह का है। पीलियोलिथिक एज, अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए ये हमने अभी बताया
अभी भी हमने बताया था कि ये 2.5 लाख वर्ष पहले पूर्व से शुरू होकर 12,000 साल पहले तक का है। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा और प्रमुख रूप से इसमें पत्थर का ही वो प्रयोग करता था। तीसरा, इसमें खेती नहीं करता था बल्कि पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करता था। वो खाद्य संग्राहक था। ये भी आपको एक खाद्य संग्राहक, खाद्यान्न को वो संग्रह करता था, उत्पादक नहीं था इस काल में, यानी शिकार करके करता था मोटे मोटे तौर पे। और ये ऐसी जगह रहता था जहाँ इसके हथियार भी इतने तीक्ष्ण नहीं थे। अपने नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से खाना उपलब्ध था उन्हीं से ये गुजारा करता था और कुछ शिकार भी करता था, पर इसका स्थायी जीवन नहीं था, घुमक्कड़ जीवन था इस काल में। पूरा पाषाण काल में मानव जीवन जंगलों में और छोटे छोटे झीलों के जहाँ पानी की व्यवस्था होती थी यानी स्रोत होता था वहाँ रहता था, और मुख्य रूप से पत्थर के उपकरण बनाते थे और उनका आवास पत्थरों की गुफाएं होती थी, यानी खुद की झोंपड़ी भी बना के नहीं रहते थे, यानी अपने आवास खुद नहीं बनाते थे। प्राकृतिक आवासों में यानी शैलाश्रयों में, पत्थर की गुफाओं में वो रहते थे। पूरा पाषाण काल में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार आखेट या शिकार था। आखेट करना था, शिकार पे आधारित था उसका पूरा काल, और पशुपालन का उसे ज्ञान नहीं था, पशु नहीं पाला जाता था, घुमक्कड़ जीवन था चारों तरफ। और चौथा, आग की केवल जानकारी थी, उसे उत्पन्न करना नहीं जानता था। आग की जानकारी उसे थी, जैसे आकाश में कभी बादल कड़क रहे हैं या उसके कारण कभी जंगल में आग लगी तो तू जानता था आग के बारे में, पर आग का आविष्कार करना नहीं जानता था। और जो जंगलों में कभी आग लगती थी या किसी और प्राकृतिक वजह से आग का उसको परिचय था। पत्थरों की रगड़ से जब उत्पन्न होता था, कुछ पत्थरों के टकराने से आग उत्पन्न होती थी, तो उसको सिर्फ देखता था वो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, परंतु उसने पैदा करना यहाँ अभी सीखा नहीं था, यानी खुद ने आविष्कार नहीं किया था आग का। अब ये हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य यानी 2 लाख साल पहले अफ्रीका से होमो जो सिपियन था वो बाहर निकला 1,60,000 वर्ष पहले, और 65,000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचा। उसके औजार कैसे थे? औजार पत्थर के बने होते थे। भारत में सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये एक वैज्ञानिक थे जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की। और ये औजार भी कहाँ मिले? प्रथम भारतीय पूरा पाषाण काल के औजार पल्लावरम मद्रास के निकट है, ये स्थान से प्राप्त हुए। नंबर 3, और उसके बाद भीमबेटका, ये भी पूरा पाषाण कालिक स्थल है। भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और यहाँ क्या पाए गए? आवासीय पूरा स्थल, यानी यहाँ मनुष्य रहता था पत्थरों में, और इसके द्वारा बनाए गए शैल चित्र भी मिले हैं पूरा पाषाणिक व्यक्तियों के, और शैलाश्रयों के लिए भी प्रसिद्ध था। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। कुछ चित्र मध्य पाषाण काल के भी, पर पूरा और मध्य पाषाण काल दोनों कालों के। भीमबेटका के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 85 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है, और इनकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर द्वारा की गई थी। मीजोलिथिक एज के बारे में हम पढ़ेंगे अब, और यह काल बीच का काल है, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल का है, और ये संक्रमण का काल है। इस काल में हमने देखा था अभी पत्थरों की जो हमने शक्ल देखी थी, तो ये थोड़े तीक्ष्ण थे। दोनों के बीच के काल थे, इतने तेज भी नहीं थे कि जैसे नवपाषाण काल के इतने अच्छे भी नहीं थे, और पूरा पाषाण काल इतने कठोर भी नहीं थे। उनका तेज धार वाले
थोड़े थे। मध्य पाषाण काल में मानव के उपकरणों का निर्माण, उनके जीवन शैली में सुधार हो रहा था। इस काल में आग का आविष्कार हुआ, यहाँ मनुष्य ने आग का आविष्कार किया। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि किस काल में आग का आविष्कार हुआ, तो ये मध्य पाषाण काल होगा। मध्य पाषाण काल में उपकरणों, बड़े बड़े उपकरणों के साथ माइक्रोलिथ्स यानी लघु पाषाण उपकरण भी यूज किए जाते थे। मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि पशुपालक बनना शुरू हो गया था इस काल में। और मनुष्य ने, यानी शुरुआत हुई थी यहाँ से, अच्छी तरह स्थायी पशुपालन नहीं था, पर पशु पालना सीखा। और सबसे पहले किस जानवर को पाला गया मनुष्य ने ये है कुत्ते को पालतू पशु मध्य पाषाण काल में बनाया गया। ये कुत्ता था जो प्रथम पशु था जिसको मनुष्य ने पाला था। मृद भांड, प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। मिट्टी का सुहीदार बर्तन इलाहाबाद से प्राप्त हुआ। यहाँ से यानी पकाकर तो नहीं, पर कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। शुरुआत हुई थी, पर चाक नहीं आया था। बिना चाक के बर्तन बनाना मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था, और बिना पकाए बर्तन थे। इस काल में आखेट के क्षेत्र में परिष्कार हुआ, यानी शिकार की तकनीक बदली, क्योंकि इस काल में थोड़े अच्छे हो गए थे उनके टूल्स, औजार्स, तो लाजमी है कि उनका शिकार का जो तरीका है वो भी बदलेगा। आराम से शिकार किया जाता था क्योंकि उनके हथियार थोड़े तीक्ष्ण हो गए थे। ये तीक्ष्ण तथा परिष्कृत औजारों का प्रयोग करने लगा था हमें। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी प्रणाली का भी उसने विकास कर दिया था। प्रक्षेपास्त्र का मतलब फेंक कर जो मारे जाने वाले थे जानवर, वो फेंक कर मारे जाने वाले हथियारों से शिकार करता था वो। तीर कमान का भी इसी काल में आविष्कार हुआ। बड़े पशुओं के साथ साथ वो छोटे पशु पक्षियों और मछलियों का शिकार भी करने लगा था इस काल में। अब देखते हैं इस काल के कुछ क्षेत्र मध्य पाषाण का। गुजरात में स्थित लगनाज का व रतनपुर, कर्नाटक स्थित संगणक कल्लू है, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा है, पश्चिम बंगाल स्थित बीरभानपुर है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ है, तमिलनाडु में टेरी समूह है, उत्तर प्रदेश में मोरहाना पहाड़ है, लखिया है और चौपानी मांडो है इत्यादि मध्य पाषाणकालीन प्रमुख स्थल हैं। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज, इसे देखिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नव पाषाण काल को जॉन लुबाक ने नव पाषाण संस्कृति की संज्ञा दी। इसमें कल्चर उन्होंने कहा कि नियोलिथिक कल्चर। और जो गार्डन चाइल्ड हैं, ये भी बहुत महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था, इसका कारण है कि इस काल में मनुष्य, इन्होंने नियोलिथिक को क्रांतिकारी इसलिए कहा कि मानव खाद्य संग्राहक से, क्योंकि अभी तक मानव खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आ चुका था। नव पाषाण काल परिवर्तन का काल था। इस दौरान ही मानव ने सबसे पहले कृषि की विधिवत तरीके से शुरुआत कर दी थी, यानी स्थायी खेती की शुरुआत हो चुकी थी। इस दौरान मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाने के चाक का भी आविष्कार किया, यानी बर्तन बनाना मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था, पर चाक पे और पकाकर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो नव पाषाण काल में शुरू हो गए थे। मनुष्य ने इस समय घुमक्कड़ जीवन त्याग कर स्थायी जीवन जीने लगा। और इस दौरान मनुष्य के पास बहुत ही प्रमुख हथियार आ गए थे। छेनी, कुल्हाड़ी, वसूले इत्यादि पाषाण उपकरणों का वो उपकरण करने लगा था। इस दौरान तेजी से हुए परिवर्तनों के कारण मनुष्य का जीवन अपेक्षाकृत बहुत आसान हो गया था पहले के मुकाबले। और इस दौर तक मनुष्य ने अब आग का उपयोग करना भी सीख लिया था, आविष्कार कर लिया था। और ये अब ये अपने जीवनचर्या में, यानी अपने जीवन को सरल बनाने के लिए आग का उपयोग करने लगा था। खाना पका के खाने लगा था, बर्तन बनाने लगा था। इसलिए गार्डन चाइल्ड ने नव पाषाण काल को नव पाषाण काल क्रांति की संज्ञा दी है। मनुष्यों में स्थायी निवास की शुरुआत हो गई थी। इस काल में स्थायी निवास के प्रमाण मिले। कोल्डी हवा, ये उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहाँ नव पाषाण स्थलों में से एक है, जहाँ
चावल की प्राकृतिक खेती के प्रमाण मिलते हैं। मनुष्य को सबसे पहले ये यहाँ से कोल्डी हवा से चावल के अवशेष मिले, पर वो खेती नहीं करता था, अपने आप उगता था और मनुष्य इसका प्रयोग करता था। तो अगर ये प्रश्न आता है कि मनुष्य कौन सी फसल को सबसे पहले परिचय हुआ, तो वो चावल आया। और कृषि के लिए खुद खेती करना सबसे पहले जिस का मनुष्य ने शुरुआत की, जिस फसल का, वो सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल थी, जिसकी खेती की शुरुआत मनुष्य ने की। तीसरा, नवपाषाण काल में एक और हुआ। ये इसलिए हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ और ये चाक के कारण हुआ। मनुष्य का जो दिमाग था उसने काम करना शुरू किया, क्योंकि चाक बर्तन बनाए जाते थे, वो गोल था, तो उसी के कारण उन्होंने एक पहिया बनाना, लकड़ी का पहिया बनाना भी शुरू किया। कृषि कर्म से, यानी कृषि काम से अनाज का संग्रह होने लगा था, उत्पादक की श्रेणी में पहुंच गया था, इसलिए उसका संग्रह करने लगा था। भोजन की पद्धति हेतु उसने कृषि का सबसे पहला अन्न उत्पादन करने का स्थान, ये देखिए हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा पहला कौन सा स्थान है जहाँ खेती के प्रमाण मिले हैं। जो मैंने कहा था, कौन से, गेहूं और जौ की सबसे पहले मनुष्य द्वारा खेती की गई यहाँ, और वो मिले हैं मेहरगढ़। और ये मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित पाया गया। पहला औजार कुल्हाड़ी बनाया गया था, जो अति पक्कम स्थान से प्राप्त हुआ है। ये नवपाषाण काल में है जो औजार, और ये कुल्हाड़ी किसकी थी? तांबे की। ये पहला औजार है जो मेटल्स का है, मनुष्य ने जो बनाया, क्योंकि अब से पहले पत्थरों के था, पर नवपाषाण काल आते आते ये यहाँ से तांबा भी यूज करने लगा था, बहुत कम मात्रा में। तांबा मनुष्य को पहले खानों से नहीं मिलता था, खदान के द्वारा नहीं जानता था, वो केवल तांबे को नदियों के किनारे इतने स्तर तक काट देती थी कि जहाँ तांबा भी उसको निकलने लगता था, क्योंकि तांबा बहुत ऊपर पाया जाता है खानों में, तो नदियों द्वारा भी काटा जाता था। इसीलिए उसको सबसे पहले तांबा नदियों के किनारे मिलना शुरू हुआ और उसने इसलिए उसका प्रयोग करना शुरू किया। इसलिए पहला औजार कुल्हाड़ी का बनाया गया जो तांबे का था, जो अति पक्कम स्थान से उसे प्राप्त हुआ। ये यहाँ ये पाषाण काल समाप्त होता है। और अब ताम्र पाषाण काल के बारे में हम थोड़ा सा, जिसको कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। और देखिए तांबा के साथ साथ अब क्या होगा कि कांसा का युग भी शुरू होगा। कांसा कैसे बनाया जाता था? ये देखिए, तांबा, उसके साथ मिक्स किया जाता था टिन, यानी जिसको रांगा कहा जाता था, रांगा, इनको मिला के ये कांसा बनाया जाता है। कांसा, इसको ब्रोंज भी कहते हैं, ब्रोंज एज कांसे को। तो तांबा, और ये तांबा कितना मिलाया जाता था इसमें, इसमें देखिए, ये लगभग तांबे के अंदर 88% तांबा प्लस टिन इसमें मिलाया जाता था 12%। 88% और 12% मिला के, इसको भी मिक्सअप का फॉर्मूला है कि इतना मिलाएंगे तभी ही ये कांसा बनेगा। और दूसरा पीतल भी देखिए कैसे बनाते हैं। पीतल के लिए तांबा प्लस जस्ता, उनको मिला के पीतल बनता है। और इनमें जो मिश्रण है वो तांबे का 66% है, ये देखिए, और जस्ते का 34% मिलाया जाता है, तब ये पीतल, यानी उसको ब्रास कहते हैं पीतल को, तो पीतल बनाया जाता था। तो यहाँ से ये शुरू हो चुका था ताम्र पाषाण काल। यानी ताम्र पाषाण काल इसलिए कहते हैं कि तांबे के साथ साथ पाषाण का भी उपयोग किया जा रहा था उस काल। ताम्र पाषाण को नवपाषाण के बाद का समय माना जाता है और ये सभ्यता 5000 ईसा पूर्व की है। ताम्र पाषाण युग तांबे और पत्थर के का मिश्रित युग था, अर्थात इस समय तक लोग तांबे से परिचित हो चुके थे और पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग करने लगे थे। इसे कांस्य युग का भी एक भाग कहा जाता है। और मनुष्य द्वारा उपयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा ही थी, जो मैंने अभी बताया कि अतीर पक्कम स्थान से मिली थी। थैंक यू।